नमस्कार। और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सीखने के कुछ बहुत ही दिलचस्प नए तरीकों पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर दो विचारों पर। एक है चिंतन यानी रिफ्लेक्शन, और दूसरा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षार्थी यानी कि प्री ट्रेन्ड लर्नर्स। और ये सारी बातें तक्षशिला पेज पर शिव नारायण के जो लेख हैं उन पर आधारित हैं। तो हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें से एक लेख बताता है कि कैसे अपने सीखे हुए पर सोचना, मतलब चिंतन करना, हमारी समझ को गहरा बनाता है। और दूसरा लेख एक पूरे मॉडल की बात करता है जिसे लोनोग्राफी कहा गया है, और इसी में ये पूर्व प्रशिक्षित शिक्षार्थी का विचार आता है। तो आज हमारा मकसद है इन आइडियाज को समझना और ये देखना कि क्या ये वाकई सीखने सिखाने के तरीके को बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, शायद इस सोच से कि भाई पारंपरिक पढ़ाई और इस नए ट्रेनिंग वाले मॉडल में आखिर फर्क क्या है। तो पहले चिंतन की बात करते हैं। सीखने में इसका क्या मतलब है? मतलब सुनने में तो लगता है कि बस सोचना, क्या ये उससे ज्यादा है? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ ऊपरी तौर पर सोचना नहीं है। चिंतन का मतलब है अपने अनुभवों को, जो हमने सीखा है, उसे गहराई से खंगालना, उसका विश्लेषण करना। अच्छा। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी से हमें असली गहरी समझ मिलती है। हम जान पाते हैं कि भाई हमारी ताकत क्या है, कमजोरी कहाँ है, और सबसे बड़ी बात, हम अपने ज्ञान को नई अनजान सिचुएशंस में इस्तेमाल करना सीखते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ याद करने से आगे की बात है। ये समझने की प्रक्रिया है कि हमने क्या सीखा और वो कैसे काम करता है असल में। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये सीखने की यात्रा का स्वामित्व देता है, ओनरशिप। इसका क्या मतलब हुआ? स्वामित्व, हाँ, ओनरशिप। देखिए, जब हम चिंतन करते हैं तो हम सीखने की प्रक्रिया के पैसिव रिसीवर नहीं रहते, एक्टिव बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक्टिव ड्राइवर बन जाते हैं। हम खुद अपने सीखने के लक्ष्य तय करते हैं, अपनी प्रगति पर नजर रखते हैं, है ना? और अपने अनुभवों से सीखते हैं कि आगे क्या बेहतर करना है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चिंतन हमारे अनुभवों को सिर्फ यादों से बदलकर मूल्यवान सबक या इनसाइट्स में बदल देता है। और इसके फायदे क्या हैं? क्या लाभ है? स्रोत बताते हैं कि ये सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ता है। ये कैसे होता है? बिल्कुल। कई बार हम किताबी बातें पढ़ लेते हैं और असल जिंदगी में वो कैसे लागू होती हैं ये समझ नहीं आता। हाँ बिल्कुल। चिंतन इसी गैप को, इसी खाई को पाटता है। ये अमूर्त ज्ञान, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को उसके ठोस इस्तेमाल, कॉन्क्रीट एप्लीकेशन से जोड़ता है। और साथ ही ये आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को तेज करता है। हम सोचने लगते हैं, अच्छा ये तरीका क्यों काम किया, क्या कुछ और बेहतर हो सकता था, मैंने यही रास्ता क्यों चुना, इस तरह के सवाल। तो ये सिर्फ समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि बेहतर करने और सवाल पूछने को भी बढ़ावा देता है। स्रोत में सीखने के समेकन, कंसोलिडेटिंग लर्निंग और पैटर्न पहचानने की भी बात है। ये क्या चीजें हैं? हाँ, देखिए, समेकन का मतलब है कि जानकारी हमारे दिमाग में कच्ची पक्की नहीं रहती, बल्कि मजबूती से जम जाती है, लंबे समय तक याद रहती है, कंसोलिडेट हो जाती है। अच्छा। और जब हम बार बार अपने अनुभवों पर चिंतन करते हैं तो हमें उनमें छुपे पैटर्न दिखने लगते हैं। जैसे बार बार आने वाली मुश्किलें या वो तरीके जो हमेशा सफल होते हैं। इससे हम सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स बना पाते हैं। और जाहिर है, ये हमें लगातार सुधार, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की ओर ले जाता है, और हमारी मेटाकॉग्निशन, मतलब अपनी सोच के बारे में सोचने की क्षमता को भी विकसित करता है। एक जगह स्रोत में इसका कनेक्शन लर्नोग्राफी और ब्रेन पेज मॉड्यूल से जोड़ा गया है, और फिर अचानक मोटर साइंस का जिक्र आ जाता है। सोचने की प्रक्रिया का शरीर की हरकतों वाले विज्ञान से क्या लेना देना, ये थोड़ा चौंकाने वाला लगा मुझे। हाँ, ये कनेक्शन वाकई दिलचस्प है और असल में लर्नोग्राफी के मूल में है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो स्रोत ये इशारा करते हैं कि शायद चिंतन सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया ही नहीं है। हो सकता है ये हमारे मोटर सिस्टम, यानी मस्तिष्क के उन हिस्सों से जुड़ा हो जो हरकतें और कौशल सीखते हैं, जैसे कि बेसल गैंग्लिया। अच्छा। विचार यह है कि जब हम ज्ञान को प्रोसेस करते हैं, नॉलेज ट्रांसफर प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, तो चिंतन शायद उसी प्रक्रिया का एक अंदरूनी इंट्रिंसिक हिस्सा हो। ठीक वैसे ही जैसे कोई हुनर सीखते हुए हमारा शरीर खुद ब खुद अपनी गलतियों से सीखता है। आप कह रहे हैं कि सोचना और सीखना शायद हमारे दिमाग के लिए कुछ कुछ वैसा ही है जैसे शारीरिक कौशल सीखना। कुछ हद तक, हाँ। स्रोत का तर्क ये है कि अगर लर्नोग्राफी के जरिए छात्रों को मोटर विज्ञान के सिद्धांतों पर ट्रेन किया गया है, तो उन्हें शायद अलग से चिंतन कैसे करें ये सिखाने की जरूरत ही ना पड़े।
क्योंकि ये उनके सीखने के तरीके में ही शामिल हो चुका होगा। ये स्थायी ज्ञान या लास्टिंग नॉलेज बनाने का एक तरीका हो सकता है, जहां सोचना यानी कॉग्निशन और करना यानी मोटर एक्शन मिलकर काम करते हैं। ये वाकई सोचने का एक नया नजरिया है। चलिए अब सीधे लर्नोग्राफी और पूर्व प्रशिक्षित शिक्षार्थी पर आते हैं। स्रोत कहता है कि ये पारंपरिक सिखाने यानी टीचिंग से हटकर प्रशिक्षित करने, ट्रेनिंग पर जोर देता है। ये बदलाव क्यों? देखिए, पारंपरिक मॉडल में अक्सर क्या होता है, छात्र जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। टीचर बोलते हैं, छात्र सुनते हैं। लर्नोग्राफी ये समीकरण को पलट देती है। ये मानती है कि छात्रों को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं है, उन्हें जानकारी हासिल करने, उसे प्रोसेस करने और इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है। ट्रेन करने की। जी, इसीलिए पूर्व प्रशिक्षित शिक्षार्थी शब्द का इस्तेमाल होता है। मतलब ऐसा लर्नर जिसे सीखने के औजार चलाना सिखाया गया है। तो ये पूर्व प्रशिक्षित शिक्षार्थी आखिर है कौन और इसे कैसे तैयार किया जाता है? स्रोत में कई चीजों का जिक्र है। मोटर विज्ञान, ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयाम, लघु विद्यालय, ब्रेन पेज विकास, एक दिन एक पुस्तक मॉडल। ये सब क्या है? जरा खोलिए इनको। बिल्कुल, चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। शुरुआत मोटर विज्ञान से। जैसा हमने पहले भी बात की, लर्नियोग्राफी सीखने को दिमागी कसरत के साथ साथ एक किस्म की शारीरिक क्रिया भी मानती है। ये मस्तिष्क के उन सर्किट पर फोकस करती है जो आदतें बनाते हैं और कौशल सीखते हैं, जैसे बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हर अकादमिक काम को, हर पढ़ने लिखने वाले काम को एक तरह का फिजिकल टास्क समझा जाता है। अच्छा। मूल मंत्र वही पुराना है, हम करके सीखते हैं, लेकिन इसे दिमागी कामों पर भी लागू किया गया है। यानी आप कह रहे हैं कि गणित का सवाल हल करना भी एक तरह का स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सुधारा जा सकता है, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी स्किल को सिखाने के लिए आते हैं ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयाम। अब इन 7 के नाम शायद उतने जरूरी ना हो जितना इनके पीछे का मुख्य विचार समझना। हाँ, वो बताइए। ये 7 आयाम दरअसल जानकारी को एक्टिवली प्रोसेस करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। इसमें शामिल है किसी चीज को साफ साफ डिफाइन करना, उसके काम करने के तरीके का एनालिसिस करना, मुश्किल प्रॉब्लम्स को छोटे हिस्सों में तोड़कर सॉल्व करना, याददाश्त को सही ढंग से इस्तेमाल करना, जानकारी को ऑर्गेनाइज करके समाधान बनाना, सीखे हुए पैटर्न को नई जगह लागू करना और यहां तक कि छुपी हुई गहरी बातों, जिसे वो डार्क नॉलेज कहते हैं, उसको खोजना। तो ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं, बल्कि जानकारी के साथ सक्रिय रूप से कुछ करना सिखाते हैं। ये सवाल खड़ा करता है कि सीखना कितना संरचित हो सकता है। तो ये सीखने का एक तरह का फ्रेमवर्क या टूल किट हुआ। ठीक है। इसके बाद आता है लघु विद्यालय, मिनिएचर स्कूल्स। ये क्या भला है? ये पीयर टू पीयर लर्निंग यानी साथियों से सीखने का एक कह सकते हैं एडवांस रूप है। इसमें क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, जिन्हें लघु विद्यालय कहते हैं। अच्छा। हर ग्रुप का लीडर कोई साथी छात्र ही होता है, मिनी टीचर कह लीजिए या मॉडल लर्नर। ओके। इसका फायदा यह है कि सीखना एक तरफा लेक्चर नहीं रह जाता। छात्र आपस में लगातार बातचीत करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, तुरंत फीडबैक देते हैं और मिलकर जिम्मेदारी उठाते हैं। ये सीखने को एक तरह का टीम गेम बना देता है। ये तो दिलचस्प है, यानी सीखने के साथ साथ टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स भी विकसित होती होंगी। बिल्कुल। अब आते हैं ब्रेन पेज विकास पर, ब्रेन पेज डेवलपमेंट। क्या ये नोट्स बनाने का कोई नया तरीका है या कुछ और है? ये पारंपरिक नोट्स लेने से बहुत अलग है। ब्रेन पेज किसी विषय का सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि उसका एक मानसिक खाका या कह लीजिए ब्लूप्रिंट है। मानसिक खाका? जी, इसे छात्र खुद बनाते हैं, सवाल जवाब लिखकर, फिर थैलेमिक साइक्लोजीड रिहर्सल TCR जैसी तकनीकों से अभ्यास करके। TCR ये क्या है? इसे आप जानकारी का एक तरह का मेंटल GPS मैप बनाना समझ सकते हैं, जिससे दिमाग उस जानकारी को सही जगह पर स्टोर और रिट्रीव कर सके, और फिर लगातार खुद का मूल्यांकन करके सेल्फ रिफ्लेक्शन से सुधार करते हुए। तो ये जानकारी को निष्क्रिय रूप से दर्ज करना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से उसका निर्माण करना है। अच्छा। और स्रोत का दावा है कि इससे जानकारी बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज होती है और पारंपरिक नोट्स की तुलना में कहीं ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। यानी सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि उसे दिमागी तौर पर बनाना और तराशना, ये काफी गहन प्रक्रिया लगती है। तो फिर ये एक दिन एक पुस्तक मॉडल, 1 डे 1 बुक मॉडल, ये कैसे फिट होता है? एक दिन में एक किताब का ब्रेन पेज बनाना तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, सुनने में जरूर मुश्किल लगता है, लेकिन ये लर्नोग्राफी ट्रेनिंग का एक लक्ष्य है। लक्ष्य है? जी, लक्ष्य है कि छात्रों को इतना कुशल बनाया जाए कि वे एक दिन में किसी एक विषय, जैसे एक किताब, पर गहराई से फोकस करके उसका ब्रेन पेज तैयार कर सकें।
मकसद स्पीड रीडिंग बिल्कुल नहीं है। मकसद है एक विषय में पूरी तरह डूबकर उसकी गहरी समझ विकसित करना, और वो भी तेजी से। ये फोकस, टाइम मैनेजमेंट और खुद से सीखने की आदत को मजबूत करता है। ये दिखाता है कि अगर सही ट्रेनिंग हो तो छात्र जटिल जानकारी को भी तेजी से प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये पूरा लर्नोग्राफी मॉडल, अगर मैं ठीक समझी हूँ, एक ऐसे शिक्षार्थी को तैयार करने का दावा करता है जो आत्मनिर्भर है, तेजी से सीखता है और सीखी हुई बातों को लंबे समय तक याद रखता है। स्रोत में इसके कुछ और, बल्कि कहूँ कि चौंकाने वाले फायदों का भी जिक्र है, जैसे क्लास का माहौल बेहतर होना। ये कैसे? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लर्नोग्राफी का दावा है कि जब छात्र इस तरह से सक्रिय रूप से सीखते हैं और सफल होते हैं, तो ये उनके मस्तिष्क के इनाम सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय करता है। रिवॉर्ड सिस्टम? जी, डोपामीन रिलीज होता है जो खुशी और प्रेरणा से जुड़ा है। वही हिस्से जैसे सब्सटेंशिया निग्रा और स्ट्रियाटम, जो मोटर लर्निंग और आदत बनाने में शामिल होते हैं, वे इस प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं। इसका नतीजा सीखना सजा जैसा नहीं लगता, बल्कि मजेदार और संतोषजनक लगने लगता है। अच्छा। और जब छात्र ज्यादा खुश और प्रेरित होते हैं तो क्लास में चिंता, भटकाव और यहाँ तक कि धमकाने यानी बुलिंग जैसे नकारात्मक व्यवहार भी कम हो जाते हैं। ये दर्दनाक कक्षाओं, पेनफुल क्लासरूम्स के मुकाबले खुशी कक्षाओं, हैप्पीनेस क्लासरूम्स का विचार है। सीखना मजेदार बन जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? क्या इस मॉडल को लेकर कोई रिसर्च या सबूत भी हैं जिनके बारे में स्रोत बात करते हैं? जी, स्रोत कुछ मुख्य शोध निष्कर्षों का सारांश देता है। उनके अनुसार इस तरह प्रशिक्षित शिक्षार्थी ज्यादा आत्मनिर्भरता दिखाते हैं। मोटर विज्ञान के सिद्धांतों को जोड़ने से जानकारी बेहतर याद रहती है, रिटेंशन बेहतर होता है। ब्रेन पेज बनाने से सोचने की क्षमता, कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ती है। वन डे वन बुक मॉडल से स्पीड और फोकस में सुधार होता है। लघु विद्यालयों से टीम वर्क और इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। इनाम सर्किट सक्रिय होने से मोटिवेशन बढ़ता है। और यह भी पाया गया है कि पारंपरिक तरीके से पढ़ाए गए छात्रों की तुलना में इनका प्रदर्शन बेहतर रहा है और क्लास में चिंता और नकारात्मक व्यवहार में कमी देखी गई है। अच्छा। साथ ही स्रोत ये भी कहता है कि इसे लागू करना संभव है, फिजिबल है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन दोनों विचारों, चिंतन और लर्नोग्राफी को एक साथ देखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, संक्षिप्त में कहें तो चिंतन हमें सिखाता है कि कैसे अपने मौजूदा सीखने के तरीके को और गहरा बनाया जाए, समझ को बेहतर बनाया जाए और सीखने की जिम्मेदारी खुद ली जाए। जी। वहीं लर्नोग्राफी एक कदम आगे जाकर पूरे सीखने के तरीके को ही बदलने का प्रस्ताव रखती है। ये छात्रों को सिखाने के बजाय खास तकनीकों से, जैसे मोटर विज्ञान, ब्रेन पेज, लघु विद्यालय, प्रशिक्षित करती है ताकि वे ज्यादा आत्मनिर्भर बने, कुशल बने और शायद सीखने में खुशी भी महसूस करें। बिल्कुल। तो मूल अंतर यह है, पारंपरिक शिक्षा ज्ञान देती है, लर्नोग्राफी सीखने का हुनर सिखाती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम वाकई सीखने की पूरी प्रक्रिया को मस्तिष्क के काम करने के इन तरीकों, इन मोटर और न्यूरोसाइंटिफिक सिद्धांतों के इर्द गिर्द ढाल दें, जैसा कि लर्नोग्राफी सुझाती है, तो क्या इसका असर सिर्फ अकादमिक नतीजों पर ही पड़ेगा, या एक क्लासरूम के पूरे माहौल को, छात्रों के आपसी रिश्तों को, उनकी मानसिक सेहत को भी जड़ से बदल सकता है? जरा सोचिए, पारंपरिक बोलने वाले स्कूलों, टॉकिंग स्कूल से हटकर सक्रिय ब्रेन पेज स्कूलों की तरफ जाना, अगर ये बड़े पैमाने पर हो तो शिक्षा का भविष्य कैसा दिख सकता है? ये हमें शिक्षा व्यवस्था के आधार पर ही सोचने को मजबूर करता है। वाकई गहरा सवाल है ये सोचने के लिए। इस जानकारी भरे विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।